इस कहानी को हमारे साथ शेयर किया है अमृता ने, और ये कहानी है दिल्ली से देहरादून जाते हुए प्रिंस और दिव्या की। उस दिन रात के यही कुछ 9 बजे थे, मगर अंधेरा ऐसा था जैसे रात के 12 या 1 बज चुके हो। मैं ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए गाने सुनते हुए अपनी जिप्सी ड्राइव कर रहा था। तभी मेरे बगल से सफेद रंग की एक चमचमाती नई मर्सिडीज तेजी से गुजरी। उसमें बैठा था एक हसीन जोड़ा प्रिंस और दिव्या का। ये दोनों पति पत्नी थे, गुड़गांव में रहते थे। उन्हें दिन में कोई 2 बजे देहरादून के लिए निकलना था, एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। दिव्या को दफ्तर से घर लौटने में देरी हो गई और इसकी सजा उसे मिल चुकी थी। जल्दी पहुंचने के चक्कर में प्रिंस ने मेन हाईवे छोड़कर नहर वाली कच्ची सड़क का शॉर्टकट ले लिया। मगर आज वहां ना तो जीपीएस काम कर रहा था और ना ही मोबाइल नेटवर्क आ रहा था। सड़क ऐसी गई गुजरी कि उनकी नई चमचमाती मर्सिडीज भी लोकल बस की तरह खड़खड़ा रही थी। कोई इंसान नहीं था तो बस सन्नाटे को चीरती हुई कुत्तों की और जंगली जानवरों की आवाजें। तभी उनकी गाड़ी के सामने से कोई जानवर भागा। प्रिंस ने तेजी से ब्रेक लगाया, जिससे दिव्या का माथा डैशबोर्ड से टकरा गया। उसकी दर्द भरी चीख निकली माथे पर, वो नीला निशान जिसे आज ही प्रिंस ने उसे दिया था। प्रिंस एक गुस्सैल, बात बात पर गलियों का इस्तेमाल करने वाला सनकी पति था। पीने के बाद वो वहशी बन जाता और दिव्या के साथ जानवरों जैसा सलूक करता, लेकिन नशा उतरते ही ऐसे नॉर्मल बिहेव करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिव्या एक अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑफिस गई थी। उसने सोचा था कि वो 12 बजे तक घर लौट आएगी, मगर 2:30 बज गए थे। नशे में धुत प्रिंस ने उसके आते ही अपनी लड़खड़ाती जुबान से गालियों की बौछार शुरू कर दी। आई एम सो सॉरी प्रिंस। दिव्या माफी मांग ही रही थी कि उसके गाल पर एक तेज झन्नाकेदार थप्पड़ पड़ा, जिससे उसका चश्मे दूर जाकर गिरा। इस महीने वो तीसरा चश्मा था जो इसी वजह से गिरकर टूट गया था। दूसरे थप्पड़ से वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ी। उसके टूटे चश्मे के जैसे ही प्रिंस उस पर कहर बरसाता चला गया। दिव्या जैसे तैसे हिम्मत बटोर कर खड़ी हुई। उसकी टांगे और हाथ कांप रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम में गई और चेहरा धोकर तेजी से तैयार होने लगी, क्योंकि वो जानती थी अगर अब थोड़ा और भी लेट हुआ तो प्रिंस उसे फिर से सजा देगा। कांपते हाथों से उसने अपने चेहरे के चोट को गहरे मेकअप से छुपाई। कलाइयों पर गड़ी लाल चूड़ियों को निकालकर उसके ऊपर हरी चूड़ी डाली और फिर कपड़े बदलकर धानी रंग की सिल्क साड़ी पहनकर तैयार हो गई। शराब का नशा उतरने ही प्रिंस ऐसे नॉर्मल बिहेव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिव्या को तैयार देख वो मुस्कुरा उठा और उसका माथा ठीक उसी जगह चूमा जहां कुछ देर पहले उसने उसे जख्म दिया था। रात होने के साथ साथ दोनों को तेज भूख लगने लगी। आज वो लंच भी नहीं कर पाए थे। तभी हाईवे पर एक जगह से गुजरते हुए दिव्या को खाने की खुशबू महसूस हुई। वो इतनी अच्छी खुशबू थी कि दिव्या ने प्रिंस से कहा, यहां आसपास जरूर कोई बहुत ही अच्छा सा होटल है। देखो कितनी अच्छी खान की खुशबू आ रही है। दिव्या की इस बात पर प्रिंस ने कहा, मुझे तो सड़े गले मांस की बदबू आ रही है। तभी दिव्या ने दोबारा से प्रिंस से कहा, प्रिंस वो देखो। प्रिंस ने लेफ्ट में देखा तो थोड़ी ही दूर चढ़ाई पर एक ढाबे जैसा कुछ नजर आया। उसने गाड़ी साइड में रोक ली। वो जंगली घास फूस के बीच लाल कच्ची ईंटों का एक बदरंग ढांचा था, जिसकी छत टीन की थी। पास ही एक ऊंचा पीपल का पेड़ था, जिसके पत्ते तेज हवा में साए साए कर रहे थे। अंदर हल्की पीली रोशनी बिखरी थी, जो किसी बल्ब से नहीं बल्कि एक जलते तंदूर से आ रही थी। वहां 2 टेबल और लकड़ी की पुरानी बेंच रखी थी, मगर कोई खाता पीता नजर नहीं आ रहा था। कोई है? दिव्या ने जोर से पुकार मारी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद दिव्या ने दोबारा से प्रिंस से कहा, लगता है कोई नहीं है यहां पे। दिव्या तुम पहले ही बहुत टाइम वेस्ट करवा चुकी हो। प्रिंस के भड़कने के डर से दिव्या गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाई, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम यहां फंस गए हैं। कुछ सेकंड बाद एक परछाई पेड़ के पीछे से धीमे धीमे बाहर आई। वो एक औरत की थी। उसकी उम्र यही कोई 40 साल के आसपास होगी। पंजाबियों जैसी अखड़ चाल, तन पर हरा पटियाला जोड़ा, सिर पर पीला फुलकारी दुपट्टा। वो शायद इस ढाबे की मालकिन थी। क्या चाहिए? वो भारी गुस्सैल आवाज सुन प्रिंस के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कुत्ते भौंकना छोड़ रोने लगे। पत्तों के शोर पर चुप्पी छा गई। ढाबे की छत से लटकता बल्ब अचानक से जल उठा, जिससे अंधेरे में छिपा उसका वो गोल चेहरा रोशन हो गया। दिव्या ने उसे गौर से देखा। उन आंखों में बड़ी गहरी उदासी थी।
आंखों के ऊपर माथे की सलवट पर ठीक वैसे ही नीले निशान थे जैसे दिव्या ने मेकअप से छिपाए थे, और कलाइयों पर भी वैसी ही ताजा खरोचें थीं जैसे दिव्या ने उसकी चूड़ियों के नीचे ढकी हुई थी। यह कैसा कोइंसिडेंस है? दिव्या हैरान रह गई। क्या हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है? उसकी बात पर उसने हाँ बैठो कहकर जवाब दिया और ढाबे के अंदर चली गई। कुछ देर बाद 2 प्लेट लेकर आई और प्रिंस के सामने 2 बड़े आलू पराठे रख दिए जिससे उसे सख्त नफरत थी। और वहीं दिव्या के सामने उसने दूसरी प्लेट में तंदूरी मटन डिश रखकर वो वहां से जाने लगी। दिव्या ने गहरी सांस ली और ये देखकर प्रिंस ने कहा, यह नॉनवेज है दिव्या, तुम तो नॉनवेज खाती नहीं, लाओ इसे मुझे दे दो। प्रिंस ने चिढ़कर दिव्या से बोला, जिस पर दिव्या ने ठीक है एक्सचेंज कर लेते हैं कहा। तभी वो औरत पीछे पलटी और दिव्या की आंखों में गहरे झांकते हुए बोली, नहीं, ये तुम ही खाओगी। दिव्या पर न जाने उसका क्या असर हुआ कि वो चुपचाप खाने लगी जैसे किसी ने उस पर कोई मंत्र मुक्त किया हो। प्रिंस तिल मिला उठा और कहने लगा, ये औरत भी तुम्हारी तरह ही पागल है, चलो यहां से। प्रिंस के ऐसा कहने पर दिव्या ने उतनी ही तेज और दमदार आवाज में उससे कहा, खाना खाओ प्रिंस, जैसा पहली बार ठीक उस औरत ने कहा था। प्रिंस तंग रह गया, उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वो दिव्या पर चिल्लाना चाह रहा था मगर आवाज नहीं निकली। हाथ उठाना चाह रहा था मगर उसके हाथ जैसे पत्थर के हो गए थे। प्रिंस बहुत ज्यादा डर गया। कुछ तो गड़बड़ है यहां, कुछ तो अनहोनी हो रही है हमारे साथ। दिव्या किसी भूखे जानवर सी नॉनवेज पर टूट पड़ी थी। खतरा भांप प्रिंस ने चुप रहना बेहतर समझा। वो उस औरत को पैसे देने अंदर गया तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। बल्ब बुझ गया था, धुंध छत गई थी, कुत्ते वापस से भौंकने लगे थे मगर तंदूर वैसे का वैसे ही जल रहा था, मांस अभी भी भुन रहा था। हैरान परेशान प्रिंस दिव्या को साथ लेकर जल्दी गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा। मुझे और खाना दो, तंदूरी मटन। दिव्या पूरे रास्ते बच्चों की जैसी जिद करती रही। प्रिंस टेंशन में था, क्या मुसीबत पीछे लग गई? साला उस जगह रुकना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी इंसान ऐसी अजीबो गरीब दास्तान का हिस्सा बन जाता है जिसे समझने में उसकी सारी अक्ल छोटी पड़ जाती है। उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। शादी से निपटकर आज वो लोग सुबह में हाईवे से लौट रहे थे। दिव्या घंटे भर पहले ही खूब सारा नाश्ता करके चली थी, फिर भी कार में बैठी अपना चौथा सैंडविच खत्म कर रही थी। उसकी भूख बेकाबू होती चली जा रही थी। दिव्या के इस अजीब बदलाव से परेशान प्रिंस जल्द से जल्द घर पहुंचकर उसे डॉक्टर को दिखाना चाहता था। रास्ते में एक मोड़ से पहले दिव्या को दोबारा से वही महक आई, ताजा ताजा भुने हुए मांस की महक। दिव्या कार में बैठी बैठी ही बेकाबू होने लगी। तंदूरी मटन वो प्रिंस से उसी ढाबे पर चलने की जिद करने लगी। प्रिंस के मना करने पर दिव्या ने पूरी ताकत से जबरन स्टीयरिंग मोड़कर कार को उसी कच्चे रास्ते पर उतरवा लिया। गुस्से से भरा प्रिंस दिव्या पर चिल्लाना चाह रहा था मगर उसका अजीब बिहेवियर देख और पिछली रात की बात याद कर वो चुप रह गया। सुबह के समय वहां लोगों की आवाजाही देखकर प्रिंस ने सोचा, चलो एक बार उस जगह को चलकर देख ही लिया जाए कि वो क्या बला थी। दोनों फिर उसी ढाबे के सामने खड़े हो गए। आज वहां कोई नहीं था। हैरानी की बात तो यह थी कि ढाबा पूरी तरह वीरान था, जैसे कोई शमशान हो। प्रिंस ने वहां से गुजर रहे एक गांव वाले से पूछताछ की, अरे चाचा जरा सुनो, कुछ पता है ये ढाबा आज बंद क्यों है? ढाबा ये तो हफ्ते भर से बंद है और बंद ही रहेगा। प्रिंस शॉक्ड हो गया, मगर रात को तो हमने यहां खाना खाया था। कोई और जगह होगी साहब, इसका मालिक करतार तो गायब है, पुलिस से बचता फिर रहा होगा हरामजादा। क्यों, क्या बात है? साहब शराबी था, पीकर दरिंदा बन जाता था और अपनी सीधी साधी बीवी रेशमा को रुई सा धुनता था। पिछले हफ्ते भी खूब मारा, इतना कि वो बेहोश हो गई। फिर भी कमीने का जी नहीं भरा तो नशे में उसे उस पीपल के पेड़ से टांग कर मार डाला। रेशमा का क्रियाकर्म भी हम गांव वालों ने ही किया। प्रिंस पूरी तरह डर गया, कमीज पसीने से भीग गई। मन में हजारों सवाल घूमने लगे। रात जो कुछ हुआ वो क्या था? वो औरत रेशमा थी, जिंदा थी, या ये भी तो हो सकता है कि वो कोई और हो, या फिर ये आदमी कोई काल्पनिक कहानी सुना रहा हो। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर दिव्या ऐसे अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही है? प्रिंस ने दिव्या को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। स्टीयरिंग पर रखे हाथ कांप रहे थे, धड़कनें तेज हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई बैक सीट पर साथ बैठा हो और उसे मिरर से देख रहा हो। पलटकर देखा तो कोई नहीं था।
फिर भी एक एहसास था किसी के होने का। सोम ने जैसे तैसे ड्राइव कर वापस हाईवे पकड़ लिया। दिमाग में रात का ही वाकया रह रहकर घूम रहा था। सुनसान ढाबा, जलता तंदूर, वो औरत और दिव्या का वेजिटेरियन होने के बावजूद पागलों की तरह नॉन वेज खाना। दिव्या बार बार कुछ खाने को मांग रही थी। प्रिंस ने रास्ते से कुछ और स्नैक्स खरीदे और फिर सीधा घर आकर रुका। दिव्या की भूख अभी भी नहीं मिटी थी। जो भी फ्रिज में रखा था उसने सब खा लिया और नहाने चली गई। बीती रात के अजीब एक्सपीरियंस को भूलने के लिए प्रिंस ने एक ड्रिंक बनाई और थोड़ी देर बाद उसके भीतर सोया शैतान जागने लगा। वो शैतान जिसे इस वक्त दिव्या के जिस्म की भूख थी। नशे में बहका प्रिंस दिव्या के बाथरूम में चला गया। उसने शावर लेती दिव्या को बाहों में भर लिया। उसकी गर्दन पर किस करते हुए कानों में धीमे से फुसफुसाया, मेरी गर्दन को चूमो जान, ये तुम्हारे नर्म होठों के लिए तड़प रही है। प्रिंस की बाहों में कसी दिव्या को आज अपने भीतर कुछ अलग सी सिरहन महसूस हुई, जैसे कोई हवा पैरों से दाखिल हो सिर पर सवार हो रही थी। वो खुद पर काबू खो रही थी और अपने होठों पर भी। उसने प्रिंस की गर्दन पर अपने नर्म होठ रख दिए और उसे चूमने लगी। कुछ पलों के बाद उसने प्रिंस की गर्दन को दांतों से गहरा काटना शुरू कर दिया। वो थोड़ा धीरे इस बिच वो दर्द से तड़प उठा, मगर अब दिव्या कहां रुकने वाली थी। उसके दांत प्रिंस की गर्दन में धंसे जा रहे थे। प्रिंस उसकी जंजीर सी कसी बाहों में कैद घायल पंछी सा तड़प रहा था। चंद मिनटों में प्रिंस की गर्दन की खाल उधड़ चुकी थी। गहरा लाल खून जिस्म से बाहर फूटने लगा था। प्रिंस तड़प रहा था, चीख रहा था, मगर कोई नहीं था जो उसे आजाद कर पाता सिवाय मौत के। प्रिंस की गर्दन की नरम लचीली हड्डियां और उस पे लिपटा नाजुक मांस, उन्हें खाने के बाद अब जाकर दिव्या की भूख शांत हो रही थी। प्रिंस का सिर धड़ से अलग हो जमीन पर गिर पड़ा। दिव्या जब भूख मिटाकर रुकी तो प्रिंस कहीं नहीं था तो बस हर तरफ फैला गर्म खून और हड्डियों के चंद टुकड़े। दिल गले और आंत को वो संभाल कर एक टिफिन के डब्बे में भर रही थी अपनी अगली टेस्टी मील के लिए। फिर करीबन 10 दिनों बाद दिव्या के लबों पर प्रिंस के जिस्म का जो स्वाद था वो खत्म होने लगा। आज सुबह से ही वो टेस्ट उसे फीका पड़ रहा था। उसे फिर तलब महसूस हो रही थी, वैसे ही किसी बददिमाग जिस्म की। उसने आज का अखबार उठाया जिसमें खबर की सुर्खियों में छुपा था, रुड़की के पास से गायब हुए ढाबा मालिक करतार की रहस्यमय मौत। डीएनए रिपोर्ट से पता चला उसके तंदूर से मिले जलते इंसानी जिस्म के हिस्से उसी के थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया दिव्या से पूछताछ करने। बेहद अकड़ू और बदतमीज वो पुलिस वाला जितनी देर रहा दिव्या को गंदी नजरों से घूरता रहा। उल्टे सीधे सवालों में उलझाकर वो क्लोज होने की कोशिश करता रहा। मैडम, जस्ट थिंकिंग, कहीं घर से परेशान होकर तो नहीं चले गए? ऐसे भी बहुत केस आते हैं हमारे पास। आजकल की इंडिपेंडेंट वाइफ्स उफ तौबा है, कसम से अपने मर्दों का, उनकी जरूरतों का जरा भी ख्याल नहीं करती। बेचारा पति घर से भागने पर मजबूर हो जाता है। उधर इंस्पेक्टर बोल रहा था, उधर दिव्या के जिस्म को फिर से वही हवा बेकाबू कर रही थी। जिसके बाद दिव्या ने बोला, बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं इंस्पेक्टर साहब आप। मुझे भूख लग रही थी, आज मन कलेजी खाने का है। कुकिंग का प्लान बना रही थी। अरे मैडम, हम तो अपनी टाइमिंग के लिए बहुत ही फेमस है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचते हैं सही जगह। दिव्या के लबों पर एक मुस्कान आ गई, आंखें नशीली हो उठी। लाल नाइट गाउन में वो धीरे धीरे इंस्पेक्टर के पास आने लगी। उसे यूं करीब आता देख इंस्पेक्टर होश खोने लगा, सांसें तेज चलने लगी। उसकी नजर दिव्या के करीब आते होठों पर थी, मगर दिव्या की नजर उसके कलेजे पर टिकी थी। वाकई बहुत टेस्टी बनाती थी वो। ये कहते हुए उसने उसे भी बिल्कुल अपने पति की तरह मारकर उसके कलेजी को निकाल कर खाने लगी। और उस दिन के बाद से आज तक ना तो उस पुलिस वाले का और ना ही दिव्या का कोई अता पता चला है।